आइए तो वादे के मुताबिक जिस पॉइंट को हमको डिस्कस करना है, ये बोर्ड वगैरह सब कुछ आप लोग को अच्छे से दिख रहा है? इफ ऑल इज गुड, यस सर। तो हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है, न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता। हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिहाज से। इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्रियन सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। आदर्श स्थिति वर्तमान शासन पद्धति में आदर्श स्थिति क्या होती है? कि तीनों शासन के तीनों अंग, ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, शासन के तीनों अंग, ऑल थ्री गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानते हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें और संतुलन में रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन के तौर पर कभी होता नहीं है। होने क्या लगता है कि थोड़ा बहुत डाइवर्जन तो साहब रहेगा ही रहेगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्शन हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन तो जो है क्रिएट करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादातर टकराव जो होता है, कुछ देशों में संसद सर्वोपरि हो जाती है। संसद क्या हो जाती है? सर्वोपरि हो जाती है। आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठे हुए हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। तो इसको लिखते जाइएगा आप लोग। तो संसद सर्वोपरि हो जाती है, अर्थात संसद जो चाहे वह करे। संसद जो चाहे कर सकती है। उसे, अर्थात किसी भी, जो चाहे वो कर सकती है का मतलब क्या है कि क्या संसद जो है न्यायपालिका का काम करने लगेगी? तो कहनी एग्जैक्टली न्यायपालिका का काम नहीं करेगी। लेकिन होता क्या है कि संसद जो कुछ भी कर रही है उसको क्रॉस वेरीफाई न्यायपालिका नहीं करेगी। यानी कि संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका जो है बदलने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है ना? तो यहां पर न्यायपालिका जो होती है वह परिवर्तन नहीं करती है। यानी कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित कानून
पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकती। ऑर्डर ये इनके ऊपर जो है सवाल नहीं खड़ा करेंगे, ये बात बिल्कुल मानी हुई रहेगी। हाँ महेश बोलिए। सर जैसे ब्रिटेन की संसद, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटेन की संसद इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लिख लीजिए उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश संसद। इसको अंडू करने का कोई ऑप्शन होता है क्या? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद अब इनके बनाए हुए फैसलों को ठुकराएगी नहीं। इस कारण ब्रिटेन की संसद को माना जाता है कि संप्रभु है, संसद संप्रभु है, यानी कि अपने निर्णय लेने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ऑल पावरफुल और वह कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ तक ब्रिटिश संसद को कहा जाता है कि वह प्रकृति में जो कुछ भी संभव है वह सब कर सकती है। ब्रिटिश संसद के संदर्भ में यह कहावत मशहूर है कि वह प्राकृतिक तौर पर जो कुछ भी संभव है वह सब कुछ कर सकती है। इसके कहने का एक अर्थ ये भी हुआ कि या एक तरीके से और इसी बात को कहा जा सकता है कि वह आदमी को औरत और औरत को आदमी करने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकते हैं। ये उनके बारे में कहावत मशहूर है। तो अगर इस कहावत को ही जो है आप ध्यान में रख लीजिए तो क्या है कि वह कोई भी कानून बनाएंगे तो कानून की जो है समीक्षा नहीं की जाएगी। जैसे भारत में समीक्षा कर देते हैं और पता चलता है कि उनको अगर जो है न्यायालय को नहीं समझ में आ रहा है तो न्यायालय जो है कानून को खारिज भी कर सकती है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह संभव नहीं है। भारत में आप कानून को खारिज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक सिद्धांत की तरफ और ले जाऊंगा, थोड़ा सा डाइवर्जन लूंगा, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है ना। हम लोग संसदीय संप्रभुता को छोड़ करके थोड़ा सा एक डाइवर्जन मैं ले रहा हूं, उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। दो शब्द अक्सर करके मिलेंगे, अगर आप लोग पॉलिटी मुझसे पढ़े हैं तो वहां पर मैंने ये सवाल आप लोग को समझाया होगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हम आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरे को कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में कैसे कहेंगे? विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या करती है? मैं अलग पेज पर इस बात को ले लूं अगर, तो ये ज्यादा सही रहेगा। मैं इसको यहां पर लेता हूं। सॉरी, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या कहना चाहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ?
ये कहता है कि जब न्यायालय समीक्षा करती है, या इसके पहले भी थोड़ा सा और मैं आप लोग को पीछे ले चलता हूं, तब इस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और थोड़ा क्लियर हो जाए। न्यायालय जब समीक्षा करती है, जिसको कि हम लोग क्या शब्द देते हैं, न्यायिक समीक्षा, ज्युडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक समीक्षा जो है, यानी कि न्यायालय किसी विधि की समीक्षा कर रहा है, और न्यायालय जब किसी विधि की समीक्षा करेगा तो वह दो दृष्टिकोण से करता है। ये थोड़ा आप लोग शांत मन से समझिएगा तो समझने में आप लोग को आसानी होगी। एक होता है कि क्या जो विधि बनाया गया है उसका उद्देश्य पवित्र है या नहीं है, उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से विधि बना रहे हैं, तो विधि का उद्देश्य क्या है, इसकी समीक्षा होती है। यह हमेशा विधायिका का काम है। और दूसरा, इस दृष्टिकोण से भी काम होता है विधि का उद्देश्य के साथ साथ, कि विधि बनाते समय विधि निर्माण में, अब चाहे विधि निर्माण करिए या फिर मैं यहां पर थोड़ा सा और बढ़ूंगा, अथवा विधि का क्रियान्वयन किया गया हो, दोनों ही चीज, इसमें क्या, इन दोनों ही स्थिति में, विधि का निर्माण या विधि के क्रियान्वयन में क्या समुचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, ये सवाल जो है अक्सर करके पूछा जाएगा कि क्या आपने समुचित प्रक्रिया का पालन किया है। यहां तक की बात आप समझ रहे हैं, दो अलग अलग दृष्टिकोण से काम हो रहा है दोनों ही जगहों पर। हाँ बताइए अनुज। सर न्यायिक समीक्षा सर कहाँ से ली गई थी सर, संविधान में इसको किस देश से लिया गया था सर? इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई थी, है ना। इसके पीछे कारण ये है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, यह पावर वस्तुतः यूएसए में है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति वहाँ से ली गई है, लेकिन इसके साथ साथ यह जापान में भी प्रयोग की जाती है। अब लेकिन न्यायिक समीक्षा भारत में कौन सी प्रयोग की जाती है, जब इस प्रश्न का जवाब हम ढूंढ लेंगे तब हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि हम किस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है अनुज? जी सर। तो अब आपको जो है यहां पर ये समझ में आया कि न्यायिक समीक्षा क्यों हो रही है। ये दोनों अंतर सबकी समझ में आ रहे हैं एवरीवन? आप लोग रिस्पांस करिएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। किसी को ऐसा हो जो दोनों पॉइंट्स में न समझ में आया हो। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक देश में इन दोनों पर ही न्यायिक समीक्षा लागू होती हो। जैसे जब भी न्यायिक समीक्षा होगी यह तो अनिवार्य रूप से होता है, यानी कि जिस देश में भी जुडिशियल रिव्यू होगा वह यहाँ पर अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन विधि का उद्देश्य केवल वही होगा जहां न्यायालय को अतिरिक्त शक्ति दी गई होगी।
अतिरिक्त। आप लोगों को पीछे टीवी की आवाज तो नहीं आ रही है? नो सर। ठीक है, अतिरिक्त शक्ति दी गई होगी। तो जहां पर यह विधि का उद्देश्य दिया गया होगा, अब इसको थोड़ा मैं और क्लासिफाई कर देता हूं कि जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है, मैं इसके नंबरिंग भी कर दे रहा हूं ताकि कम लिखना पड़े। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल 2 की जांच होती है। और जब केवल 2 की जांच होगी, यानी कि विधि के उद्देश्य की जांच नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? परिणाम स्वरूप संसद ताकतवर हो जाएगा। सर एक बार छोटा कीजिएगा इसको सर। एक मिनट। हो जाए तो बताना। ये विधि का उद्देश्य वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि विधि का उद्देश्य क्या, कानून किस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि किस उद्देश्य से बनाया गया है। हो गया सर। और दूसरे में विधि, जैसे कृषि कानून जब बनाया गया, तो आज क्लास में मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो उस ऑफलाइन क्लास में मैं इसी चीज को समझा रहा था। अनु नहीं है ना क्लास में? तो वहां मैं इस बात को समझा रहा था कि किस तरह से कृषि कानून जो है वह क्यों इनवैलिड है या था, और सरकार को क्यों, सुप्रीम कोर्ट को क्यों खारिज करना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही सरकार ने उसे वापस ले लिया। तो ये इसलिए जो है गलत था क्योंकि अगर आप जो है संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, तो जो प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि अगर सदन का एक भी सदस्य, मुझे वास्तव में चिंता है नए बच्चों की कि उनको पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो इस बात को जो है नहीं समझ में आएगी तो एक एक पॉइंट को 10-10 बार पूछो, लेकिन पूछना जरूर मेरे से। तो वो कहते हैं कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। इसके अनुसार भारत में यह नियम है कि जब भी सदन में किसी बिल को पास करते हैं तो पास करते समय अगर एक भी सदस्य ने उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया कि भैया हमको जो है
मतदान सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के जरिए चाहिए या बिल वोटिंग के बाद ही पास किया जाए, तो वहां पर सरकार की यह मजबूरी होती है कि वह वोटिंग करवावे। और राज्यसभा में पूरा विपक्ष वोटिंग की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने वोटिंग नहीं करवाई, या जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। ये बहुत बड़ी इन्होंने गड़बड़ी की। अब इस बात को आप इस अंदाजे में भी लेकर के चलिएगा कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस कानून को खारिज कर दे। यह ब्रिटेन में भी संभव है कि ब्रिटेन में भी अगर संसद ने अपनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया है तो कानून को खारिज किया जा सकता है। ऑल राइट, थोड़ा देर और रुक जाइए, 7:15 साढ़े 7 बजे तक आ जाएगा लेटर वो। सूरज माइक ऑफ कर दें आप। लेकिन अब ये जब कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप क्या होगा, संसद ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि विधि के उद्देश्य की जांच यहां पर नहीं हो रही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। तो अगर संसद ने सिर्फ नियत प्रक्रिया का पालन कर दिया और पालन करने के बाद उन्होंने जो है कानून बना दिया कि सबको अपना सर मुड़वा लेना है, तो सबको मुड़वाना पड़ेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उससे मना नहीं कर सकता है। यह जरूरी है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ऐसा होता है। वहीं पर विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या होगा, कि विधि की सम्यक प्रक्रिया में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों की जांच होगी। दोनों की जांच होती है। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है यहां पर कौन ताकतवर हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट को हम यहां पर लिखना चाहें तो यहां कौन ताकतवर हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप न्यायपालिका ताकतवर हो जाएगी। क्योंकि अब न्यायपालिका जो है किसी भी कानून को वह बता सकती है कि आप जो है आपका उद्देश्य पवित्र है या नहीं है। अब पवित्रता का कोई जो है पैमाना नहीं होता है कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है। पहले के ज़माने में हिंदी फिल्में बनती थीं तो हीरो जो है वह हीरोइन के पति से कहता है कि भले ही हमारी और तुम्हारी पत्नी के बीच में प्रेम था, लेकिन तुम्हारी पत्नी आज भी गंगा की तरह पवित्र है। अब कमबख्त गंगा की तरह पवित्र होने का वहां पर क्या सेंस है। और आज की तारीख में हम पवित्रता को नहीं जोड़ करके देखते हैं, ये मान करके चलते हैं कि कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है, अगर उसकी शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी पहले जो है कोई एक हिस्ट्री रही होगी। वर्जिनिटी आज की तारीख में अगर कोई कल्पना भी करके चलता है तो मूर्ख है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो अब की तारीख में क्या है कि अब आज से तुम जो है मेरे साथ हो, पहले जो था 1 था 10 था 75 था, उससे मतलब नहीं, लेकिन अब तुम जो है रहोगे। तो पवित्रता की अवधारणा बदल गई। पहले के जमाने में विधवा अगर पूजा की जगह पहुंच जाए तो पवित्रता भंग हो जाती थी। तो पवित्रता कहीं पर एक लिखा हुआ मानक नहीं है,
यह देश और काल की परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है, और इस ऐसे मामले में न्यायपालिका को यह ताकत मिल जाती है कि वह इस पवित्रता को आधार करके किसी को भी जो है खारिज कर सकती है, किसी भी विधि को खारिज कर सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी? जितने लोग हैं सब लोग जरूर बताएंगे। यस सर। अनिका, जी सर। वो है कि नहीं है? जी सर। यस सर। अनु है कि नहीं है? कोई बता सकते हैं? सर अनु है तो मतलब ज्वाइन तो किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। मेरे हिसाब से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली में होता क्या ना, जब लाइव मैं बोलता हूं तो उसको कैच करना आसान है। इसी क्लास को जब आप जो है बाद में देखोगे तो ये इंटरेक्शन आपको बोर करेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग लाइन में रहें, और मैं जानना चाहता हूं कि एक एक की समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिलीवर कर दिए, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को और एक विधि की सम्यक प्रक्रिया को। क्लियर है? ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यहां पर संसद संप्रभु हो जाती है, और यहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है। संसदीय संप्रभुता जब होती है तो इसका क्या मतलब होता है? संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कि देश के अंदर संसद एक और मतलब है, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, आप आसानी से समझ लीजिए कि संसद न्यायपालिका के फैसलों को पलट सकती है। और इसका उल्टा ले लीजिए आप कि न्यायपालिका की सर्वोच्च या न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होता है? तो न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायालय संसद के कानूनों को रद्द कर सकती है, संसद के द्वारा बनाए कानून को रद्द कर सकती है। सर क्या न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को रद्द करने की क्षमता रखती है? जहां पर न्यायिक सर्वोच्चता होती है वो जरूर रखती है, क्योंकि वह उद्देश्य को जो है मॉडिफाइड मान सकती है। तो अगर उसको पावर संविधान नहीं देता हो उस खास विधि के लिए, तब तो वो अगर संसद जो संविधान ने मैनेज कर दिया, लिख दिया कि आप इस तरह के नहीं कर सकते, तो नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कहीं पर ये संभव नहीं है ना कि वो कह दे कि आप इस तरह के कानून को रद्द नहीं कर सकते। ऐसा तो आज तक किसी देश में हुआ नहीं है। जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया उसको, उसके मतलब अब अभी अलग बात है, आप पर्टिकुलर किसी देश के उदाहरण को लेकर के मत चलिए। अभी आपको न्यायिक संप्रभुता और नहीं, न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, ये तो समझ में आया। किसी और को कोई जो है तो चलिए
मैं पूछता हूं, महेश आप बताइए कि भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है कि संसदीय संप्रभुता है। आज मैंने 2 क्लास ली, इसमें 2 चीज मैंने मैनेज की। पहली मैंने आप लोग को विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझाई, और दूसरा मैंने संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता समझाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? जी सर। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। तो भारत में हाँ सर जी। कौन सा नियम जो है चलता है? सर भारत में न्यायिक समीक्षा का और इनका दोनों का मिश्रण है सर। कैसे? इस बात को कैसे आप सर बोलेंगे? न्यायिक समीक्षा का जैसे कृषि कानून वगैरह, ये अभी आपने एग्जाम्पल बताया इनका था। और जैसे वो पहले भी कई बार जैसे केशवानंद भारती जो केस थे, वो जो LIC इंडिया के, इनके जो केस थे उनमें संसद ने कई बार उनको चेंज किया है। संसद जो न्यायालय के जो फैसले हैं ना उनको। ये उतना मुझको नहीं जचा। कौन बताएगा? अनिका तुम बताओगी, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हो कि भारत में क्या है? सर भारत में दोनों तरह की प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित भी है और सम्यक प्रक्रिया भी है। कैसे कैसे एक्सप्लेन करो इस बात को। सर जहाँ संसद कानून बनाती है तो फिर मतलब न्यायालय को जहाँ न्यायालय सर्वोच्च होता है वो संसद के कानून को रोक भी सकता है। संसद द्वारा पारित कोई कानून पे सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलो सूरज तुम बताओ फिर इस बात को। सर भारत में दोनों स्थिति है सर कि न्यायिक सर्वोच्चता भी यहाँ है और संसदीय संप्रभुता भी है। जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जैसे कोई न्यायाधीश को पलटना होता है तो संसद अधिकारों में फैलाव करके, मतलब अधिकारों में विस्तार देके उसमें बदलाव कर देती है। फिर दूसरा, यहाँ सर 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का एक प्रावधान है कि जिसमें जो भी विषय होते हैं उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है, तो वो भी एक संसदीय संप्रभुता का ऑप्शन देता है सर। फिर दूसरा कि जब भी अगर कोई भी कानून जो खास करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायिक समीक्षा के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रद्द कर देती है। तो यहाँ दोनों प्रक्रिया। तो अब आप बताइए कि भारत में जब आप एग्जाम्पल ले रहे हो 9वीं अनुसूची का, तो वो किधर जाएगा? वो संसदीय संप्रभुता की ओर लेके जाएगा सर। ठीक है, तो अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। क्या सर एक मामले में 9वीं अनुसूची में भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है सर? हाँ, एक मामले में नहीं, अब हर मामले जो भी हर मामले में। जी जी सॉरी सर। ठीक है, अब इसमें से सर ये वाला भी सर जो पॉइंट की एक हर एक मामले में न्यायिक समीक्षा कर सकती है वो 9वीं अनुसूची वाले विषयों को, तो सर सिर्फ 9वीं अनुसूची में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ले सकती है या फिर प्रक्रिया के अलावे भी जो उसमें विषय गए हैं उस पे भी, उन विषयों को भी ले सकती है। 1973 के बाद जितने भी इशू हैं उन सब की जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है,
ये सर, एक्चुअली में जो भारत आपका के कानून कंफ्यूजन जो- मैं उसको दूर कर देता हूँ सूरज। सर, भारत के सिविल कानून अगर रेट्रोस्पेक्टिव है सर, तो फिर 1973 के पीछे क्यों नहीं जा सकती न्यायालय? हाँ, ये सिविल कानून है। आपको लग रहा है कि ये सिविल कानून है? क्लास की बात करता हूँ। है ना? सिविल कानून अलग चीज है, यह अलग चीज है। अब आप जिस पर जा रहे हैं वो थोड़ा सा गंभीर है। 9वीं अनुसूची का मतलब क्या है कि ऐसे विषय जिन पर कि हाथ नहीं डाला जा सकता, ये 9वीं अनुसूची को जोड़ते समय बोला गया था। लेकिन 1973 की डेट का मतलब क्या है? Why the date of 1973 has been mentioned by the Supreme Court? सर, जब हम रेट्रोस्पेक्टिव तो है ना सर ये प्रक्रिया, 1973 की डेट का मतलब क्या है? कि वो जिस दिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था भारतीय विधि यस, प्रक्रिया में। एग्जैक्टली। तो उसके पहले की चीजों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनके बनाते समय, क्योंकि उतना पुराने कानूनों को जाकर के अगर आज की तारीख में हम खारिज करने लगेंगे तो फिर उस समय वह कानून नहीं था। और फंडामेंटल राइट्स के केस में ये चीज लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 की जब भाषा आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 जो है इस चीज को स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो वो नल एंड वाइड होगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करेगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर आया ही कब? 73 में। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को बैक डेट में नहीं ले जाएंगे, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सर, संभावना तो है ना सर, ऐसा तो नहीं कि मतलब ये नहीं किया बेसिक जाएगा। स्ट्रक्चर। अगर एक जगह कर दिया तो वह हर जगह अप्लाई हो जाएगा सूरज, और पूरे देश की हाँ। व्यवस्था 70 साल पीछे ले जाकर के देखनी पड़ेगी। और कानून सिर्फ थ्योरी के आधार पर काम नहीं करती है, कानून प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखती है कि प्रैक्टिकल कौन सी चीजें पॉसिबल हैं। जी सर, यानी अब वो 9वीं अनुसूची के थ्रू संसदीय संप्रभुता खत्म हो गई। अब सिर्फ यही है कि मूल अधिकारों में विस्तार कर दें, तब भी उसी स्थिति में न्यायपालिका। नहीं, 9वीं अनुसूची भी एक केवल पर्टिकुलर केस की इफ दैट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर वो तो मैं पहले ही तभी बोला था सर, करेगा। दोनों। नहीं, पहले नहीं था, पहले ये था। मैं दोनों तर्क दिया था सर, वो 9वीं अनुसूची का जिक्र करते समय भी सर, कि वो मेरी बेसिक मेरी बात सुनिए सूरज। पहले का तर्क ये था कि इफ दैट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, केवल तभी किया जाएगा। जी सर। अब फंडामेंटल राइट के केस को नहीं ले रहे हैं। मैं तो दोनों को नेग्लेक्ट करके चल रहा था सर, बेसिक स्ट्रक्चर और ये मैं दोनों को। एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये लो भैया, मॉम पी लेना। हाँ, मैं वापस आ गया। अभी मेरी बात समझ में आई सूरज? जी सर, वो तो पहले से ही मैं ये दोनों विषय को तो मैं पहले से उसमें कह रहा था सर। सारे विषय कहने के बाद मैं टोका था कि सारे विषय तो वैसा नहीं है। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, सेटिस्फाइड confusion हुआ? जी सर।
कल जब हिजाब वाला जो है लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके बाद से जो है किसी बंदे ने जो है मैसेज किया हुआ है कि टीचर को ही जब नॉलेज नहीं है तो बच्चों को बहकाएगा ही। मतलब अब उसे लगा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं आपको बहका रहा हूँ। तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मतलब कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सिर्फ इसलिए हाँ मत बोल दीजिएगा कि मैं एक टीचर हूँ। आपको पता है कि जहाँ पर मैं गलत होता हूँ मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरा मैं तो उस बात का बुरा नहीं आदत है मान सर। रहा हूँ, बल्कि मैं उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली मैंने लिया। मतलब सोचो कि कितना अच्छा वो बंदा रहा होगा ना, कि जो मुझे सोचने के लिए विवश कर रहा है। एंड वी शुड वेलकम सच कमेंट्स, सच फीडबैक्स। और मुझे पता नहीं क्यों मतलब अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि बाकी लोग भी जो है इस बात को पूरे अच्छे से समझ रहे हैं। सर एक सवाल अभी मेरे मन में आया था सर। हाँ हाँ सर वो कि सर ये जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जैसा ये थ्योरी तो कोर्ट लेके आ गई, लेकिन सर इतना अपरिमित शक्ति कहाँ से कौन से सेक्शन से मिला हुआ है कि किसी भी मुद्दे को ये डिसाइड कर लेती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फिर सर इनको ये पावर कैसे? क्योंकि अगर ऐसा है तो सर इसमें तो संसद को ये अधिकार देना चाहिए था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ है भी तो संसद ने दिया हुआ है। बेयर एक्ट है आपके पास? जी सर। मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 120 पर मुझे थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, शायद 141 में शायद ये लिखा हुआ है कि पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कदम उठा सकती है। हाँ वो तो है सर कि पूर्ण न्याय को सुनिश्चित कराने के लिए, लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो? सर शायद 142 या 40 एक सेकंड से। हाँ 141 या 142 में से ही कोई एक है। वो थोड़ा सा मैं जो है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। 142 ही होगा सर। हाँ 142 है, ठीक है। तो वो अगर लाइन लिखी हुई तो जाहिर सी बात है कि उनको एम्पावर कर रही है। पर एक बात बताओ सूरज, ये एनसीईआरटी का बैच है कि फाउंडेशन बैच है? मतलब सर थोड़ा सा इस इश्यू को छोड़ देना वरना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो जो Okay, टॉपिक sir, है वो okay, sir. खत्म हो जाएगा। तो आइए जो है हम लोग जहाँ पर छोड़े थे, तो ये अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और जोड़नी चाहिए, और मैं थोड़ा अब पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कि ये जो हम लोगों ने संसदीय सर्वोच्चता की बात उठाई है, तो ये कभी भी मत भूलिएगा कि ब्रिटेन, सॉरी मैं इसको उल्टा करके बोलता हूँ और कैसे बोलूँगा, संसदीय संप्रभुता कहाँ पर है? संसदीय संप्रभुता का सबसे अच्छा रोल मॉडल यूके है। और न्यायिक सर्वोच्चता का सबसे बढ़िया मॉडल यूएसए से है। अब सवाल ये उठता है कि यूके में संसदीय संप्रभुता है तो यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता क्यों है? सर यूके में मतलब ये एकात्मक शासन प्रणाली है सर, यूएसए में ये। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर शक्तियों का संतुलन के लिए जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए अगर कहीं शक्तियों का टकराव हो रहा हो तो। यस, तो चूंकि यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है
तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर केवल पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया जाएगा तो स्टेट्स की पावर कम हो जाएंगी। यहाँ पर चूंकि यूनिटेरियन है, एकात्मक फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब भारत में जो शासन है वह कैसी है, यूनिटेरियन है या फेडरल है? निधि कैसा है? सर भारत में यूनिटेरियन है अनिका? पर संघात्मक। सर संघात्मक और यूनिटेरियन दोनों ही है। संघात्मक और मतलब यूनिटेरियन दोनों है। तो भारत में इन दोनों में से के- कौन सा अप्लाई होता है? जाहिर सी बात है कि भारत में ये दोनों एक साथ अप्लाई होंगे। जी सर। ठीक है, तो भारत में क्यों होता है इसका भी जवाब मिल गया। अब अगर हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना हो कि भारत में न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में न्यायिक समीक्षा जो है वह यूएसए से ली गई है। हालांकि जब न्यायिक समीक्षा शुरुआत में ली गई भारत में जब शुरुआत में न्यायिक समीक्षा ली गई तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि नंबर 2 की तरह चलती थी। आज की तारीख में यह कैसी हो गई है? यह नंबर 1 की तरह हो गई है। तो यह अंतर कब आया? 1984 में। कौन से वाद के बाद आई है? 84 मतलब मेनका गांधीवाद। इसके बारे में जानकारी ही नहीं सर। इसी में आया था। इसी में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पलट करके विधि की सम्यक प्रक्रिया बना दिया गया। हाँ महेश। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे जो ये जितने भी वाद आए हैं, जैसे केशवानंद भारती, मेनका वाद और जो शंकरी प्रसाद, इनको सर एक दिन आप एक स्पेशल क्लास ले लो ना इसके साथ, जो इसमें हमें कुछ समझ में आ रही सही ढंग से। महेश तुम पढ़े हो ना मुझसे अनअकैडमी पर? सर पढ़ा हूँ, लेकिन सर मुझे सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कौन सा वाद है उसका शब्द यूज किया जाएगा। जैसे केशवानंद भारती का भी पता चला कि स्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचे से संबंधित था, तो मेनका वाद का पता नहीं है सर। एक LIC वाद आया था और मेनका पहले के गांधी जो की भी तो है मैंने पूरी शंकरी प्रसाद कहानी सुनाई ये। है यार। हाँ। तो सर एक रिक्वेस्ट है थोड़ी, जैसे आपस का भी टाइम निकाल के एक दिन स्पेशली इसी पर थोड़ा ध्यान दे दो तो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस जी, बात को जो जी। है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कभी फुर्सत में रहूंगा तब करूंगा। ठीक है ना? पहले हाँ स्लाइड सर वगैरह फुर्सत में दे। हाँ जी है। जी सर जी। ठीक है, डन है। चलो ओके गुड। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस था जो कि आप लोग पूछ रहे थे। कि इसमें किसी को कोई प्रश्न बचता हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो? सर न्यायिक समीक्षा संविधान में ही था या फिर कोर्ट के द्वारा इंड्यूस किया गया कैपेसिटी है? न्यायिक समीक्षा तो पहले से थी। आर्टिकल 13 की लैंग्वेज क्या है? न्यायिक समीक्षा भारत में आई कहां से? आर्टिकल 13 से आई है ना। ओके सर। चलो तो अब जो है हम लोग क्लास को जो है शुरू कर सकते हैं।
इसमें अगर कोई कनेक्शन चलिए, अब मैं पीडीएफ उठा रहा हूं, है ना। ये बैकग्राउंड में शोर तो नहीं आ रहा है, आप लोगों को बता दीजिएगा। अब भारत में संघीय व्यवस्था को अगर आप देखिए तो संघीय व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा कि पहले ये इस तर्क पर जाना चाह रहे हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था इसलिए अपनाई गई क्योंकि एक तो भारत का जो डिवीजन था वो बहुत दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ, और आजादी के बाद बड़े कई राजवाड़े वह भारत में विलीन हो गए। 550 से अधिक जो है राजवाड़े विलीन कर दिए गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि भारतीय संविधान राज्यों को संघ घोषित करता है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये संघ शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, अब संघ शब्द की दो इंग्लिश है। एक इंग्लिश है यूनियन और एक शब्द है फेडरल। ठीक है, अगर इन दोनों को जो है आप एक साथ रख करके देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या मिलेगा कि यहां पर कह रहे हैं कि संघ शब्द जो है, अब शब्द के जरिए, लाइन के जरिए ही उसकी मीनिंग को जो है समझने की कोशिश करिए। है ना, लाइन में क्या लिखा हुआ है कि संघ घोषित किया गया, इसमें संघ शब्द नहीं आया। और जाहिर सी बात है कि हम अनुच्छेद 1 में ही देखते हैं कि यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है या यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि जब ये कह रहे हैं कि संघ शब्द नहीं है तो मतलब कि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया भारतीय संविधान में, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है ये बात? और कहते हैं कि लेकिन भारतीय संघ का गठन जो किया गया है, यानी कि भारत एक देश के रूप में जो गठन किया गया है, वह एक मौलिक सिद्धांत के तौर पर किया गया है। वह एक मौलिक सिद्धांत के तौर पर किया गया, और वो मौलिक सिद्धांत किस चीज का है? वह फेडरेशन का ही है। यानी कि हमने फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमने फेडरल बनाया जरूर है। और फेडरेशन की क्या क्या खासियत होती है? फेडरेशन की सबसे बड़ी खासियत जो होती है वो ये होती है कि इसमें सरकार जो है 2 स्तर पर बनती है, एक संघ की सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरी राज्य सरकारें। अब यहां पर जो है कई बार जो है ये चर्चा उठी है कि जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, क्या उसे केंद्र सरकार कहा जाना चाहिए?
इसको लेकर के एक जबरदस्त विवाद हुआ है, और यह खास तौर से तमिलनाडु में हुआ है। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में संघ सरकार और केंद्र सरकार को जो है एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि क्या संघ सरकार को केंद्रीय सरकार कहा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि शुरुआत में जब देश बना तो हमने 2 स्तर की सरकार बनाई। तो संविधान में हमने लिखा नहीं कहीं कि हम इसको फेडरल गवर्नमेंट, जब संघ शब्द आएगा तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट से है। इसीलिए जब क्लास पढ़ा भी रहा था तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि आप लोगों को यूनियन और फेडरेशन, जब भी संघ शब्द आएगा तो आपको पढ़ के देखना होगा इंग्लिश में कि उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या फेडरल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर निसंदेह चूंकि हिंदी मीडियम की जो है हम लोग के पास बुक है, तो यहाँ पर जो है संघीय शब्द लिखा है, लेकिन लेंगे हम इसको फेडरल के रूप में। यही वजह रही थी कि मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया इज नॉट नेशन बट इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर देखिए तो राहुल गांधी की जो संवैधानिक समझ है वो बहुत गहरी थी, और उन्होंने कहा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि हम डाइवर्सिफाइड हैं। चाहे यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया तो हमारे डाइवर्सिफिकेशन को सुरक्षित रखते हुए देश को एक रखने की बात कही गई। नेशन शब्द में विविधता सुरक्षित नहीं होती है। बाद में 1992 के बाद 1992 के बाद मैं कौन करूंगा। पंचायती राज के तौर पर तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। ठीक है, किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहां पर जो अगर एक संघीय व्यवस्था होती है, यानी कि फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, संघीय व्यवस्था का मतलब हर बार आप क्या लेकर के चलेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, तो वह जो है सभी के बीच में काम बांट देता है। तो भारत में संघीय व्यवस्था का सबसे पहला लक्षण अगर आपको दिखाना हो कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पर हम पहला, मतलब कि अगर हमें कैरेक्टर्स गिनाने हो कि फेडरल स्ट्रक्चर संघीय व्यवस्था कहां कहां पर है, तो पहला लक्षण हम देखेंगे 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 7वीं अनुसूची में तीनों स्तर की सरकारों के काम बांट दिए गए हैं, और इनको बांटते समय कहा गया कि संघ सूची में, जिसमें तकरीबन 100 विषय हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसलिए इनको संघीय सूची में डाला गया है। और संघीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ संघ की सरकार या केंद्रीय सरकार को दिया गया है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य जैसे मुद्दे आते हैं जो कि प्रांतीय महत्व के हैं। और समवर्ती सूची जो बनाई गई वह ऐसे विषय थे जो कि केंद्र और राज्य दोनों को जरूरत पड़ सकती है, तो ये वहां पर समवर्ती सूची रखी गई। हालांकि राज्य सूची के विषय धीरे धीरे कम हुए और समवर्ती सूची और केंद्र सूची के विषय बढ़ते गए।
ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो इन तीनों लिस्ट में ना आए हों, छूट गए हों, तो पहले तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। यहां पर क्या लिखा है? बाकी बचे। पर हम बाकी बचे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अवशिष्ट शक्ति के तौर पर हम देखते हैं। और ये कहते हैं कि इस तरह से जो भारतीय संविधान बना उसमें लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है जोड़ने की कोशिश की गई, तो प्रांतीय स्तर पर उनको स्वतंत्रताएं भी दी गई और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के काम करने की बात कही गई। यानी कि हमारा संविधान चाहता रहा होगा कि हम लोग जो है सांसद विधायक खरीदे नहीं। ये मत उठना भाई तुम लोग, आजकल बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है मेरे लिए। पापा पढ़ा ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो तीन अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के अधीन हैं। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी केंद्र को ज्यादा शक्ति देंगे आप, ऐसे सभी उदाहरण लीजिए, पढ़ते समय पॉलिटी को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी केंद्र को ज्यादा शक्ति देंगे तो वह एकात्मक होने लगेगा, तो वह एकात्मक होगा। इसीलिए अमेरिका में, यूएसए में क्या किया गया कि यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां, इसको रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां स्टेट्स को दी गई। इससे क्या होता है कि फेडरेशन मजबूत होता है। लेकिन भारत में किसको दी गई? भारत में केंद्र को दी गई। यानी कि भारत में अगर हम ये भी कह दें कि भारत में यूनिटेरियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच की स्थिति है, तो भी झुकाव किसकी तरफ है? झुकाव फेडरेशन की तरफ है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर शक्तियां किसको दी गई हैं? अगर संघ सूची के विषय देखिए तो 100 विषय जो हैं वो संघीय सूची में रखे गए हैं, और अवशिष्ट शक्तियां वो दी गई हैं। तो इस प्रकार से ज्यादा पावर जो है हमारे जो है फेडरल स्ट्रक्चर में संघ की तरफ मोड़ दी गई है। इस मामले में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है।
क्या कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर जैसे अगर कोई मतलब भारत में जो राज्य सरकारें हैं उसमें कोई अपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके कोई ऐसा विषय इंड्यूस कर दे, तो सर उसमें फिर ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी या फिर वो चूंकि अपने मशीनरी के यूज से राज्य सरकार ने उसे इंड्यूस किया है तो उस पर विषय कैसे, अगर कोई प्रकट हो जाता है और कोई ऐसा विषय है, अगर राज्य सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करके कोई नए विषय को जन्म दे भी दे और वह विषय जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख ना हो, तो वह हमेशा केंद्र के पास रहेगी। जैसे मान लीजिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो केंद्र सरकार न चला के कोई राज्य सरकार चलाना चाहती पहले ही, तो वो राज्य सरकारें इस तरह की इनिशिएटिव ले सकती हैं या नहीं? ले सकती हैं। और अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, जिस तरह उसी से जन्म हुआ आगे चल के ये पंचायती राज का भारत में जो स्ट्रक्चर है, तो ऐसे स्थिति में फिर अगर कोई स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट होने लग जाए तब फिर वो उसमें विधि बनाने का काम संसद का होगा। फिर से बोलो इस बात को। जैसे चूंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही धीरे धीरे आगे करके मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ भारत में, तो सर अगर कुछ ऐसा ही कोई योजना ही कोई राज्य सरकार शुरू करे और उसमें वो सफल रहे और आगे चल के लगे कि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कोई खास स्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है जिसको कुछ शक्तियां होनी चाहिए। थोड़ा सा जो है देखो गंभीर प्रश्न है। केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ाते हैं हम तो वहां पर ये प्रश्न आएगा तो मैं इसका जवाब देता। पर ये समझिए कि राज्य हमारे यहाँ बहुत कमजोर हैं। राज्यों के पास जितनी काम सौंपे गए हैं, राज्यों के पास उनके लिए ही पर्याप्त फंड नहीं है। मैं आपका थोड़ा सा और जो है अलग तरीके से जो है लेकर के जाता हूँ। जिससे इसमें थोड़ा सा एक ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण हुआ, तो पहले राज्य सरकारों ने किया था और केंद्र सरकार इस पर बहुत बाद में इसको संविधान संशोधन के थ्रू लेके आई। तो सर वो राज्य सरकार में राज्यों में जब चल रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके नियम केंद्र ये संसद के द्वारा बनाए गए थे या फिर विधानसभा ही बनाई थी? नहीं। कोऑपरेटिव्स को लेकर के आज भी जो नियम है वो राज्य विधानसभा ही बनाती हैं। कोऑपरेटिव से देखना होगा कि किस फील्ड में काम कर रही हैं। कोऑपरेटिव तो केवल लोगों का एक संगठन हुआ ना। बाद में तो सर इसको संविधान संशोधन के थ्रू इसमें डाल दिया गया आर्टिकल 243 में। उसके लिए अलग से नियम बना दिए गए, लेकिन कोऑपरेटिव्स किन किन फील्ड में कौन कौन सी काम करेगी। अब ये हो गया कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो जो आप 343 में बोल रहे हैं आगे चल करके ZO के बाद ZT तक लेकर के गए उसी को बोल रहे हैं ना आप? जी सर। तो वो जो है सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि कोऑपरेटिव्स को लेकर के अलग अलग राज्यों के बीच में अलग अलग जो है मंतव्य ना हो। और कई जगहों पर जो है ये भी था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव्स आएंगी तब कौन काम करेगा? तो इसलिए वहां पर एक पर्टिकुलर गाइडलाइन का होना जरूरी था। लेकिन स्टेट के अंदर जो कोऑपरेटिव्स काम करेंगी वह उस स्टेट की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करेंगी। ओके सर, बस यही थोड़ा सा मुझे अचानक से लगा था कि कहीं यहाँ भी तो उस तरह से अगर अपनी मशीनरी से यूज करें तो फिर क्या होगा। ठीक सर, समझ आ गया। ठीक है, अब आगे जो है ये इस चीज पर आते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। पर ये प्रश्न देखिए आप, और इन प्रश्नों को जो है अपने हिसाब से इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि मैं आज के लिए इस क्लास को यहीं पे रोक दे रहा हूं। कल भी थोड़ी छोटी ही क्लास लूंगा। परसों से जो है क्लासेस अपने पूरे रूटीन पर रहेंगी। तो आज मैं रोक रहा हूं।